चलिए तो बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस के बारे में जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर हैं। रामसार कन्वेंशन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा। देखते हैं रामसार कब शुरू हुआ था, क्या है ये। देखो, वेटलैंड के ऊपर होने वाली जो कन्वेंशन थी वो रामसार थी। ये रामसार जो है ये ईरान में अडॉप्ट करा गया था। रामसार जो है 1971 में स्टार्ट करी गई थी और 1975 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। ये इससे आने वाले दो बेसिक सवाल है। रामसार कहाँ पर? ईरान की एक जगह है रामसार, ईरान देश, रामसार उसकी एक सिटी। 1971 इसलिए इसको रामसार कन्वेंशन बोलते हैं। 1975 में आपका शुरू हो गई। इससे आने वाले सवाल क्या क्या हो सकते हैं उसको समझिए, ठीक है। जो दिखवा रहा हूँ आप लिखते चलिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो लेटेस्ट साइट्स ऐड हुए हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी जगह आपका इसमें ऐड हुई हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि लद्दाख की जगह दिसंबर 2020 में इसमें ऐड हुई थी। तासो कार उसका नाम है, जैसे ही लिखा हुआ आए तासो कार, ठीक है, इसको लिख लें। ये लेटेस्ट रामसर साइट ऐड हुई थी 2020 में। इसके अलावा कौन कौन सी है? इसके अलावा है लोनार लेक। लोनार लेक, लोनार लेक कहाँ पर है? महाराष्ट्र, दूसरी इंपॉर्टेंट रामसर साइट। ये भी हाल फिलहाल की है। आगरा की सुर सरोवर, आगरा की सुर सरोवर, ठीक है। ये साइट्स हैं। और इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं उत्तराखंड का आसन बैराज। उत्तराखंड का आसन बैराज, उत्तराखंड के एग्ज़ाम वालों के लिए ये वाला इम्पोर्टेंट है, आसन बैराज, तो उसको ऐड कर लेंगे, आसन बैराज, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारे पास इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो अभी लेटेस्ट साइट्स हैं रामसार की। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स में, उसको समझ लीजिए आप, ठीक है। देखो भाई, रामसार कन्वेंशन जो है वो आपकी ये पूछ सकता है कि भारत में कितनी साइट्स हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत में कितनी साइट्स हैं, तो उसमें आपने आंसर बना देना है 42। क्या आंसर बताना है? 42। भारत में टोटल कितनी साइट है रामसार की? 42 साइट हैं। कितनी साइट हैं? 42, यानी 42 साइट्स हैं। और जो सबसे बड़ी रामसार साइट है भारत में वो कौन सी, अगर आपसे पूछ ले तो उसका आंसर आप लोगों ने देना है सुंदरबन। क्या आंसर देना है आप लोगों ने? सुंदरबन उसका आंसर करना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते सुंदरबन। लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी रामसार साइट सुंदरबन। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि पहली रामसार साइट कौन सी थी भारत में, तो दो इसमें आपके आंसर बन सकते हैं। एक है चिल्का लेक और दूसरा है केवलादो नेशनल पार्क राजस्थान, ठीक है, केवलादियो। तो सबसे पहले तो चिल्का, ठीक है, चिल्का लेक हो गई एक तो आपकी उड़ीसा वाली वो, और केवलादियो नेशनल पार्क राजस्थान, ये इंडिया की पहली रामसार साइट्स थी, ठीक है। और अगर ये पूछ ले सबसे छोटा भारत का वेटलैंड कौन सा है, सबसे छोटा भारत का वेटलैंड कौन सा है, तो सबसे छोटा भारत का वेटलैंड है रेणुका। रेणुका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ये सवाल आपसे बन सकते हैं रामसार के रिगार्डिंग। इनको याद रख लीजिएगा कि आने वाले एग्ज़ाम्स में ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले उसके ऊपर, जो कि है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। ये क्या है स्टॉकहोम कन्वेंशन? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कन्वेंशन है जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर है। अब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते क्या हैं? कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं, यानी जो कार्बन से बने हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, यानी जिंदा चीज़ें हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर में यानी कि एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक रह सकती हैं। ये पानी में, मिट्टी में, हवा में काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं, जिसके कारण ये हमारी फूड चेन में आ जाती हैं और फैटी टिश्यू में ह्यूमंस के धीरे धीरे इकट्ठा होने लगती हैं, जिसके कारण आपका जो टॉक्सिसिटी है ह्यूमन की और वाइल्ड लाइफ की वो बढ़ने लगती है, यानी कि जहर, आप कह सकते हो जहर बढ़ने लगता है, जिससे कैंसर, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डैमेज होना, रिप्रोडक्शन का डैमेज होना, एंडोक्राइन डिस्ट्रीब्यूशन का डैमेज होना, तो इस तरह की बीमारियां विद्यमान होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को कम करने के लिए 2001 में जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्टॉकहोम कन्वेंशन को अडॉप्ट करा गया था और 2004 में ये आपका
पूरी तरीके से परसिस्टेंट हो गई थी। अब आप एक बात और याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक परसिस्टेंट में से इम्पॉर्टेंट कौन से हैं। अब ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में से इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एक दो का नाम आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। आपने पक्का डीडीटी का नाम सुना होगा, ये खेतों में इस्तेमाल होता है डीडीटी, ठीक है हमारे, तो इसको याद रख लीजिएगा, इससे सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस एग्जाम से डीडीटी आप पूछ जाता है, ठीक है। पीसीबी या हेक्साक्लोरोबेंजीन आ जाए तो बात अलग है, ठीक है। ये पेस्टिसाइड है डीडीटी। और भी पेस्टिसाइड होते हैं जैसे एंड्रीन, हेप्टाक्लोर या हेक्साक्लोरोबेंजीन या टोकाफिन, ये पेस्टिसाइड्स होते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट पेस्टिसाइड डीडीटी ही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिकल भी होते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा नहीं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जस्ट हमारे पास है साइट्स। अब ये साइट्स क्या होता है, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। जो वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, उनको बचाने के लिए आपका बहुत सारे देशों ने आपस में IUCN के अंडर 1963 में एक मीटिंग करी, 1975 में ये फोर्स में आ गई। इन्होंने ये बात करी आपस में कि हमें दुनिया में जो भी आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको बचाना है। तो इन्होंने क्या करा, एक लिस्ट बनाई जिसमें 5600 आपका एनिमल की और 30,000 प्लांट्स की स्पीसीज़ को इंक्लूड कर लिया, यानी कि इतने सारे जानवर और इतने सारे पौधों को, पेड़ों को इंक्लूड कर लिया। अब उसमें इन्होंने 3 लिस्ट दी, सिट्स में 3 लिस्ट दी गई। अब 3 लिस्ट कैसे कैसी, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट दी साइट्स में। पहली लिस्ट में उनका नाम रखा जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन पे हैं, ख़त्म होने वाले हैं, जिनकी हालत बिल्कुल ख़त्म है। तो वो थे जैसे कि टाइगर्स हो गए हमारे यहाँ पे, क्योंकि उनकी खाल का बहुत व्यापार होता है, बहुत महंगी बिकती है। लायंस हो गए, बहुत महंगे बिकते हैं, आप काउंट कर सकते हो इतने कम रह गए हैं, ठीक है। तो उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी ट्रेड नहीं कर सकते, उस सब पर रोक लग जाएगी और सभी देशों को इसको मानना पड़ेगा, अपने यहाँ पर लागू करना पड़ेगा। साइट्स की दूसरी लिस्ट में वो आते हैं जो थोड़े कम, यानी कि उतने ज़्यादा एंडेंजर्ड नहीं है लेकिन थ्रेटन है, जिनके ऊपर भी दिक्कत है, जैसे महोगनी या कोरल्स जो होते हैं जिनके ऊपर दिक्कत है। और साइट्स की तीसरी लिस्ट में वो आते हैं जिसे किसी एक देश ने अपने यहाँ पर क्या घोषित कर दिया हो कि ये हमारे यहाँ पर प्रोटेक्टेड उसमें आता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी साइट्स की 3 ये लिस्ट बनाई गई हैं, पहले वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दूसरे वाली लेसर और तीसरी और भी लेस, लेकिन इन तीनों को मानना पड़ता है, देशों को अपने यहाँ पर लागू करना पड़ता है, ठीक है, जिन्होंने इस कन्वेंशन को माना हुआ है। मेरे ख्याल से हल्की सी बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। देखो नाम से पता चल रहा है कि यूनाइटेड नेशन की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर होने वाली कन्वेंशन की बात हो रही है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अडॉप्ट करी गई 1992, फोर्स में आ गई 1993। अब रियो दे जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी, ये उसी की बात हो रही है। किसकी, ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि अर्थ समिट, ये यहाँ पर आप कहीं पर इसको नोट डाउन करें अपना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अर्थ समिट, अर्थ समिट कब, रियो दी जेनेरियो 1992। ये सवाल पूछा जाता है, कई बार जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा ये सब पूछा गया है, सो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं UNEP के बाद आपका बोन कन्वेंशन के बारे में। अब ये बोन कन्वेंशन क्या है, देखो यार, कुछ स्पेसीज़ माइग्रेट करती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ठीक है, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाती हैं, पक्षी जाते हैं, जानवर रोटेट करते हैं, जानवरों के लिए तो कोई बात वो नहीं है, यानी कि कोई आप कह सकते हो दायरे नहीं है उनके लिए, कोई ऐसी ज़मीन उनके लिए वो नहीं करी गई है पर्टिकुलर। तो बोन कन्वेंशन में जो आपके जानवर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, उनको एक दूसरा देश क्या करे, कंजर्व करे, उनका ध्यान रखे और उनका ख्याल करे ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। ऐसे एंडेंजर्ड स्पीसीज जो मूवमेंट करती हैं उनका ख्याल रखने के लिए बोन कन्वेंशन करा गया था 1979 में, और वो आया फोर्स में 1983 में। तो बोन कन्वेंशन की बात यहाँ पर हो गई ख़त्म। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। चलिए, वियना, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। वियना कन्वेंशन क्या चीज़ है, देखो वियना कन्वेंशन जो है वो ओजोन के बारे में बात करता है। ये 35 साल से भी ज़्यादा पुरानी, अब तो 36 साल हो गए, 36 साल पुरानी ये एक ट्रीटी है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या बात करी गई है कि हम कैसे ओजोन को प्रोटेक्ट करें, जो लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है।
सो बेसिकली वियना कन्वेंशन ऑल एंड ऑल किस चीज़ के लिए है, ओजोन लेयर के लिए थी। वियना कन्वेंशन के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। सो ये आपस में कनेक्टेड है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। मॉन्ट्रियल के बारे में, वियना कन्वेंशन जो है वो एक अपने आप में ही वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसके बाद किगाली एग्रीमेंट, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो किसके बारे में बात करते हैं, ओजोन के बारे में, कौन सी, वियना। अब मॉन्ट्रियल के बारे में बात कर लेते हैं कि मॉन्ट्रियल में क्या बात करी गई। देखो, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले जो आपके एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस हैं उनके बारे में बात करा गया है, किस में, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, कि कौन से हैं जो डिवास्टेट करते हैं इसको। जैसे कि भाई ओजोन लेयर का काम क्या है, हमें यूवी से बचाना, यूवी रेडिएशन से बचाना, 97 to 99% वो बचा लेता है। अगर ओजोन लेयर ना होगी तो मिलियंस ऑफ पीपल को स्किन डिजीज़ हो जाएंगी, कैंसर वगैरह हो जाएंगे, इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट हो गई अपने आप में। अब बात आती है कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जैसे कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया, आपका HCFC हो गया। तो वो ओजोन डिप्लीशन का कारण है, जिनको कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पॉइंट आउट करा गया था कि हमें इनको कंट्रोल करना है, इनको रेगुलेट करना है, इनका लेवल मेंटेन करना है और सभी देशों को इस बात को समझना है। तो ये थोड़ी सी बातचीत हो गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर बट हल्का सा फ़र्क, उस हल्के से फ़र्क को समझते हैं। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल किस बारे में बात करता है, क्योटो प्रोटोकॉल कहता है कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना है। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कौन कौन सी होती हैं, साथ में लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, दूसरी मीथेन हो गई, तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गई, और आपका पैराफ्लोरोकार्बन हो गई, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड हो गई। सो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनको कम करने की बात होती है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, जो UNFCCC की 1992 वाली जो मीटिंग हुई थी उसको आप कह सकते हो क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई है वो, ठीक है। काम क्या करना है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनके एमिशन को डाउन करना है, ठीक है। एक तो ग्रीन हाउस गैसेस को करना है और साथ में जिनका मैंने नाम लिखा है उन सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके एमिशन को कम करना है। ये जापान का एक शहर था क्योटो, पहली बात। फोर्स में कब आया, 2005 में आया, दूसरी बात, ठीक है। सिग्नेटरी कितनी कंट्रीज थी इनिशियली, 84 थी। अभी कितने हैं क्योटो प्रोटोकॉल में, 192 कंट्री एट प्रेजेंट हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा कौन सा देश नहीं है, यानी इस ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कौन नहीं मानता है, सबसे इम्पोर्टेंट देश USA। इसको याद रखिएगा, ये सवाल आपका बन सकता है किसी भी एग्जाम में, कभी भी आ सकता है। USA से मानता नहीं है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को मानता नहीं है, साथ में कनाडा भी नहीं मानता है, दो देश को मानते नहीं है। लेकिन सवाल USA के ऊपर आएगा तो आपको उसको याद रखना है। अब बात करते हैं UNFCCC के बारे में। अब UNFCCC क्या है, डैम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखो जितनी मीटिंग होती हैं वो UNFCCC के अंडर चलती हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखो 197 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, ठीक है। जितनी भी मीटिंग हुई हैं कॉप की वो सारी की सारी इसके अंडर आती हैं, ठीक है। COP की जो मीटिंग होती है वो सारी की सारी इसके अंडर आती हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जिसकी बात करते हैं, पहली कॉप की मीटिंग कब हुई थी, देखो एक तो ये याद रखना है, दो बातें तो ये याद रखनी है, ठीक है। ये कब अडॉप्ट हुआ था, कब क्या आया था, है ना, क्लाइमेट कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूँ। उससे पहले मैं UNFCCC के बारे में बात करना चाहूँगा कि 1985 में COP1 हुई थी, कहाँ पर, बर्लिन में। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, पहला 1985 बर्लिन में COP1 फर्स्ट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर कभी सवाल आ जाए कि भैया भारत में भी कभी हुई है क्या, भारत में भी कभी हुई है क्या, हाँ बिल्कुल हुई है भारत में भी। कब हुई है भारत में, भारत में हुई है COP8, COP8 हुई है भारत में, कब हुई है, आपका 2002 में, कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो COP8 2002 न्यू दिल्ली, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वाला अभी कहाँ पर हुआ था, हाल फिलहाल वाला 2009 COP25 हुआ था 2019 में मैड्रिड में, COP25 2019 मैड्रिड, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। UNFCCC यहाँ पर आपका हल्की सी बात होगी इसके बारे में। चलिए, रियो समिट। अभी रियो समिट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, याद होगा, यूनाइटेड नेशन
कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की जो कॉन्फ्रेंस हुई है रियो समिट 1992 में हुई थी, थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो इसके बारे में ज़्यादा वो और करने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रख लीजिएगा। सेम सिनेरियो दोबारा घूम के आ गया है ना। अब बात करते हैं देखो यूएनसीसीडी के बारे में। ये आपका कॉप की ही 14th मीटिंग हुई थी, कौन सी, COP की ही 14th मीटिंग के बारे में बात हो रही है। 14th मीटिंग हुई थी COP की, उसी को आपका डेजर्टिफिकेशन से देखा गया था कि हमें डेजर्टिफिकेशन को ख़त्म करना है, मरुस्थलीकरण को रोकना है। ये 1994 में आया था और 1996 में ये हट गया था। नेक्स्ट बात करते हैं बेसल कन्वेंशन के बारे में। तो बेसल कन्वेंशन क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए बेसल कन्वेंशन बेसिकली बात करता है जब भी आप हैज़ार्डस वेस्ट या डिस्पोजल के बारे में बात करें। अभी हैज़ार्डस वेस्ट क्या होता है, देखो यार, ऐसी गंदगी जो खतरनाक हो सकती है, ऐसा वेस्ट जो खतरनाक हो सकता है, जैसे कि आपका थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, ठीक है, या फिर आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, तो वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो उनको कैसे मैनेज करना है, ठीक है, उसके बारे में था बेसल कन्वेंशन कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है हैज़ार्डस और अदर वेस्ट डिस्पोजल से। उसके बारे में अलग अलग देशों के बीच में बैठ के आपका मीटिंग हुई थी, ठीक है। अब वेस्ट कौन कौन से होते हैं, अगर आप बिल्कुल ही मतलब देखो, बायोमेडिकल में हेल्थ केयर के वेस्ट हो गए, अभी POP बताया था, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हो गए, आपका जो लेड एसिड बैटरीज हो गई, जो ऑयल आप यूज़ करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ई वेस्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो सब इसी का पार्ट है कि उसको कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसल के बाद आपका कार्टिगन प्रोटोकॉल के बारे में। कार्टिगन प्रोटोकॉल बात करता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब ये क्या होता है, ये इतना होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स हैं, जिंदा जीव हैं, उनमें अगर आप टेक्नोलॉजी से मॉडिफिकेशन कर दें तो उनकी जो जनजाति है उस पर रिस्क आ जाए, इसका ध्यान रखना कि आपके मॉडर्नाइजेशन से, उनके ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट से उनकी जनजाति पे फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये था कार्टेगना प्रोटोकॉल। आम भाषा में अगर आपको समझना है कि आपकी टेक्नोलॉजी से आपके जानवरों पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो भी आप कर रहे हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ठीक है। ये है कार्टेगन प्रोटोकॉल। वहाँ पर लिखा हुआ है कब अडॉप्ट की गई, कब आपका फोर्स में आई, 2000 में अडॉप्ट की गई, 2003 में फोर्स में आई। UN रेड क्या चीज़ है, देखो यार, UN रेड बात करता है कार्बन स्टॉक के बारे में, और कार्बन स्टॉक भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये डिफॉरेस्ट्रेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के बारे में है, ठीक है। कि देखो अगर आप पेड़ काटोगे तो उससे जो एमिशन है वो क्या होगा, उस पर दिक्कत आएगी, यानी जो कार्बन आपका सिंक कर लेते हैं पेड़, उससे दिक्कत आएगी। कहने का मतलब ये है कि जो बहुत सारे पेड़ होते हैं वो कार्बन को सोख लेते हैं, CO2 को सोखते हैं, तो कार्बन सिंक कर जाते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो कार्बन स्टॉक होगा, यानी कार्बन का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ेगा, ठीक है, इकोसिस्टम में बढ़ेगा, ठीक है। तो उतना आप समझ लीजिए अभी के लिए। ऐसे ही रेड है, ऐसे ही रेड प्लस प्लस है, ठीक है, हल्का सा फ़र्क है, लेकिन वो अभी छोड़ दीजिए उसको। आप नगोया प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं, अभी डिटेल में कभी और वीडियो बनाऊंगा इनके बारे में, हर एक सिंगल के बारे में बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कहेंगे तो। देखो नगोया प्रोटोकॉल, नगोया है जापान में। नगोया प्रोटोकॉल बात करता है जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में, जिससे कि आपका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। देखो ट्रेडिशनल नॉलेज को इम्पैक्ट ना पड़े, ट्रेडिशनल चीज़ों को इम्पैक्ट ना पड़े, और आपका टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हो सभी देशों का जो जेनेटिकली अप्रूव करी गई हैं। उदाहरण के लिए अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उगाते हैं जिससे खेत में बढ़त जो है वो 2 गुना हो जाए, पहले 10 किलो चावल उगता था अब 20 किलो उगने लग जाए, तो उससे देश को फ़ायदा है, लोगों को फ़ायदा है, और एनवायरनमेंट को भी उससे फ़र्क ना पड़े। नगोया प्रोटोकॉल इसके बारे में था कि अगर ऐसी कोई जेनेटिक टेक्नोलॉजी लोगों के पास है तो उसको शेयर करें, दुनिया को और अच्छा बनाएं। ये है नगोया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो COP25। COP25 बहुत सिंपल सी बात है। देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि COP की मीटिंग्स होती हैं। तो COP24 के आगमन से क्या हुआ, आपका कैटोविच रूल बुक निकल के आई, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को लड़ाई करनी है, वही है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, वही है। तो 2008-18 में हुई थी, वही है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा सोचने वाला नहीं है। हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूँ COP21 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 21 इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है इसको समझते हैं। देखो यार 195 में ये हुआ, पूरे दुनिया में आपका पेरिस एग्रीमेंट जाना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो सभी को रिड्यूस करना है 2020 तक 20%, ये टारगेट रखा गया था, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज़ करना है 20%, ठीक है, और एफिशिएंसी बढ़ानी है हमें 20%। तो ये 20% इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के टारगेट रखे गए थे। पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर को कम करना है, ग्लोबल टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, ये इसमें आपका कोशिश की जाएगी, एफर्ट करे जाएंगे, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है टेम्परेचर। तो ये इनके टारगेट है कि कैसे मीन सी लेवल को कम करा जा सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डूबने के कगार पे आ गए हैं, जैसे कि मालदीव्स वगैरह हो गए आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। समझ में आया वो कोई क्यों COP21 इतना इम्पोर्टेंट था। चलिए अब किगाली जो है, किगाली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही जब अमेंडमेंट करा गया, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जो ओजोन की परत को खोखला करने का काम करते हैं जिससे यूवी रेज आ जाएं, उसी में अमेंडमेंट को बोलते हैं किगाली, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में ही इसमें बात करी गई थी। 2016 में इसको अडॉप्ट करा गया, 2019 में ये फोर्स में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनेमाटा। मिनेमाटा डिजीज़ होती है मरकरी के कारण, यानी कि आपका पारे के कारण। पारा अगर कोई निकल जाए तो उसके कारण उसे मिनेमाटा डिजीज़ हो जाती है। तो उसी को आपका दुनिया को समझाने के लिए कन्वेंशन साइन करी गई 2013 में, फोर्स में आ गई 2017 में। 128 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, ठीक है। और मरकरी जो पॉल्यूटेंट है उसके बारे में इसमें एक्सेसिवली बात करी गई थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अब बात करते हैं रोटरडैम के बारे में। देखो रोटरडैम कन्वेंशन क्या बात करता है। अब कुछ हैजार्डस वेस्ट जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड जब एक देश से दूसरे देश लेके जाएं, तो इसका खासा ख्याल रखा जाए कि उनसे किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए। रोटरडैम कन्वेंशन क्या कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब हजार्डस केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो ह्यूमंस को और एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज कर रहे हो, इसको लेके जा रहे हो। सो रोटरडैम कन्वेंशन था इसके बारे में, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपने यहाँ रखना है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है रोटरडैम कन्वेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं आपका COP25। COP25 थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि लास्ट आपका कन्वेंशन था UNFCCC का, जो कि 2019 में हुआ, ठीक है। और ये किसके बारे में था, एमिशन गैप की रिपोर्ट के बारे में बात करता है, UNEP के बारे में बात करता है, कार्बन मार्केट के बारे में बात करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने की बात करते हैं, सभी जो मेंबर्स हैं वो जो अपने टारगेट्स हैं उनको पूरा करने की बात करते हैं, एमिशन ट्रेडिंग के सिस्टम को रिड्यूस करने की बात करते हैं। तो 25 जो है बेसिकली वही आपका पेरिस एग्रीमेंट के ही अपडेटेड वर्जन है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस इतना ही हमने पढ़ना था। थैंक यू वेरी मच।